आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स सी प्रोग्रामिंग के। आज का एजेंडा हम देखेंगे पहले की इंट्रोडक्शन हम लेंगे, उसके बाद फैक्ट्स अबाउट सी प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी में कि मेथडोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग में आप पढ़ोगे एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स। इसी तरह से बाद में हम देखेंगे कुछ रिलेटेड चीज़ें जैसे कि सिंटैक्स वेरिएबल्स है, सी प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स हैं और भी कुछ चीज़ें उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए जो यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हो सकता है जिसमें हम नॉर्मल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, उर्दू या जो भी वर्ल्ड में ज़ुबानें बोली जाती हैं वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर्स की बात आती है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो हमें वो नॉर्मल लैंग्वेजेस जो है इंग्लिश, उर्दू वगैरह वो काम नहीं आएंगी, बल्कि हमें कोई और तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड computer refers to how a person interacts with a computer usually through input devices, right? So language जो होता है वो होता है basically means of communication, चाहे वो between humans हो या फिर between a user and a machine like a computer, ठीक है ना। तो जो हम नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश, उर्दू वगैरह वो हम आपस में यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट, राइट। लेकिन अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कंप्यूटर वुड नॉट अंडरस्टैंड द नॉर्मल लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, उर्दू, अरबिक एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि पुट सिंपली दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर, राइट। तो जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हमें यूज़ होती है टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा वगैरह वगैरह जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करंटली एग्जिस्ट कर रही हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है एक लैंग्वेज के मुतालिक वो ये होती है कि एक कैरेक्टर सेट होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे इंग्लिश में आप देखोगे कि हम ए टू जेड यूज़ करते हैं टू मेक वर्ड्स और फिर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से आपका जब आप सी प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो आपके पास भी एक कैरेक्टर सेट होगा, तो जिसमें आप पा सकते हैं कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे ए टू जेड, और ए टू जेड यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल और कैपिटल भी, बिकॉज सी इज़ केस सेंसिटिव। तो आपको अगर आप सपोज़ स्मॉल में कोई वर्ड लिखोगे, मतलब स्मॉल केस में वो अलग माना जाएगा, कैपिटल केस में अलग माना जाएगा, राइट। सो अगर आप लिखोगे फॉर एग्जांपल बी ए टी कैपिटल, बी ए टी बैट, दैट वुड बी डिफरेंट, एंड स्मॉल केस में लिखोगे बी ए टी बैट, दैट वुड बी डिफरेंट, जो कि आगे जाके हम देखेंगे। तो जो भी आप वर्ड्स या टोकन्स या इंस्ट्रक्शंस या सेंटेंसेस बनाओगे सी में, वो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है अल्फ़ाबेट्स जिसमें ए टू जेड हो सकता है, उसमें डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9, और उसमें स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, राइट। तो ये स्क्रीन शॉट आप ले सकते हो यहाँ पर कि किसने बनाया, डेनिस रिची ने कंसीव किया कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, और किस किस चीज़ में स्टिल सी प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है, राइट। तो उसके बाद हम डायरेक्टली पहुँचेंगे प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी पर। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी होता है कि एक तरीका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, जो कि ऑब्वियसली कंप्यूटर रिलेटेड होंगी। तो उसमें पहला जो आप देखोगे, सपोज एल्गोरिथम्स का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है। एन एल्गोरिथम इज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट व्हेन करेक्टली फॉलोड सॉल्व्स अ स्पेसिफिक कंप्यूटर प्रॉब्लम। सो पुट इट सिंपली, हम बोलेंगे कि जो एल्गोरिथम आपका होता है वो होता है एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये कुछ एल्गोरिथम के फीचर्स है जो कि आगे जाके हम एग्जांपल्स में भी क्लियरली देखेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, या तो ज़ीरो या उससे ज़्यादा इनपुट्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक आउटपुट होना चाहिए। इट शुड बी फाइनाइट, मीन्स कि ये फाइनाइट होना चाहिए कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 10, 12, 15, 200, 500, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए जितने भी स्टेप्स हो, लेकिन काउंटेबल होने चाहिए, राइट, राइट। यानी कि देयर शुड बी अ पॉइंट व्हेन वी से द एल्गोरिथम हैज़ एंडेड, राइट। सो दैट वुड बी स्टेप nth। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्नोस्टिक, मीन्स कि आपका जो एल्गोरिथम है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फेवर नहीं करना चाहिए या बायस नहीं होना चाहिए उसकी तरफ, यानी कि प्लेन इंग्लिश में आपको लिखना है एल्गोरिथम, राइट। यानी कि जैसे सी में हम लिखेंगे प्रिंट एप, या सी प्लस प्लस में हम लिखेंगे सी आउट टू प्रिंट थिंग्स, तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर लिखना है आपको
किसमें एल्गोरिथम में आपको सिंपली डिस्प्ले या प्रिंट या समथिंग लाइक दैट विदाउट फेवरिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स। आपको समझ आए, प्लेन इंग्लिश में आपको लिखना है। इसी तरह से है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि इट मस्ट सॉल्व द इशू इट वाज क्रिएटेड फॉर। अगर आपने एडिशन के लिए बनाया एल्गोरिथम, वो एट द एंड ऑफ द डे एडिशन ही करना चाहिए, सॉर्टिंग के लिए लिखा तो सॉर्टिंग ही करना चाहिए एंड सो ऑन। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला जो मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम लिखा है वो मैंने लिखा है एडिशन के लिए, राइट। तो आप हमेशा स्टार्ट करोगे स्टार्ट सपोज स्टेटमेंट से, जो कि मैंने स्टेप 1 लिखा है। फिर स्टेप 2 में मैंने लिखा है कि इनपुट हम करवाएंगे 2 नंबर्स जिनका कि मैंने नाम भी रखा है num1 एंड num2। फिर मैंने उनका सम डाला है किसमें, सम में। फिर मैंने वही सम आउटपुट किया है और लास्ट में लिखूंगा एंड। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इवन दो आई हैव रिटन द स्टेप्स 1 2 3 4 एंड 5, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम और आगे जाके जो हम देखेंगे फ्लो चार्ट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्ट्रिक्ट सिंटैक्स फॉलो करो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कि आप आगे देखोगे। तो यहाँ पर आपके पास आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है टू राइट इन वट एवर वे इट मेक्स सेंस, उसमें आप लिख सकते हो। खाली ये क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। अब फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी देयर आर सर्टन रूल, जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ऐसे लिखते हैं कि स्टेप 1 स्टेप 2 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, ये जो आपने देखा यहाँ पर ये वाला एल्गोरिथम, इसमें कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर सिक्वेंशली आगे चलता गया। इसी तरह से जैसे आप एज एन एक्सरसाइज आप यहाँ पर करोगे सपोज एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, उसमें सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करना, या ग्रेड कैलकुलेट करना है, 4-5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने, उसके बाद ग्रेड्स कैलकुलेट करने किसी स्टूडेंट के। सारे किसके एग्जांपल्स में आएंगे, सिक्वेंशियल लॉजिक में, जिसमें आपका जो फ्लो है वो सिक्वेंशियल रहता है, यानी कि कंट्रोल एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, फिर सीधे विदाउट एनी हिकअप्स या पाथ डिविएशन सीधे वो चलता है इंस्ट्रक्शन एज पर सिक्वेंस देता है, यानी कि 6 इंस्ट्रक्शन नंबर 6 के बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 7 एंड सो ऑन। आपको समझ आया, 3rd के बाद 4th, 9th के बाद 10th इंस्ट्रक्शन, उसके बाद 11th एंड सो ऑन, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर नहीं होता हमारी दूसरी एग्जांपल में, विच इज़ व्हेन वी हैव कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो चीज़ें होती है, ये हम आगे जाके सी में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होता है जहाँ पर जो चीज़ें आपके कंट्रोल फ्लो को क्या करती है, या फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को कंट्रोल करती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे the steps have been repeated, you can correct it yourselves, it is 1 2 3 4 5 and 6। तो यहाँ पर आपने लिखा है स्टार्ट, उसके बाद इनपुट क्या कराई है, एज आपने। फिर आप देखते हो अगर एज लेस देन 18 है, उसके बाद मैंने कंट्रोल को फोर्सबली कहाँ भेजा है, स्टेप 5 पे, तो यहाँ पर। सो इन दैट केस यूर स्टेप नंबर 4 हैज़ बीन डिस्कार्डेड, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इट इज़ बेस्ड अपॉन सम लॉजिक, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू हो 18 के, तब जाके आप लिख सकते हो यू कैन वोट। आपको समझ आया। तो एज लेने के बाद आपने चेक किया एज लेस देन 18, अगर लेस देन 18 है तो डायरेक्ट आप जाओगे कैन नॉट वोट, और ऑब्वियसली स्टेप नंबर 5 के बाद स्टेप नंबर 6 आएगा। आपको समझ आया, ये हो गया एक पाथ। इसका दूसरा पाथ ये होगा कि अगर एज लेस देन 18 इज फॉल्स, आपको समझ आया, यानी कि वो फॉल्स है, यानी कि इसकी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। उस केस में कंट्रोल कहाँ जाएगा, गो टू स्टेप 5 पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो चुका। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ये करेगा, टेकअप करेगा, और आपके पास मैसेज आएगी यू कैन वोट। नाउ यू नीड टू गो टू स्टेप 6 टू स्टॉप, बिकॉज कंट्रोल शुड नॉट गो टू दिस स्टेटमेंट 5, क्योंकि ये लिखेगा कैन नॉट वोट, वो कंट्राडिक्टरी होगा, क्योंकि इससे पहले वाली इंस्ट्रक्शन में या स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा, कैन वोट, तो उसके बाद ये नहीं, तो आपको फोर्सफुली इसको ले जाना पड़ेगा स्टेप 6 पर, जो कि यहाँ पर है विच वुड एंड द प्रोग्राम। तो थैंकफुली यहाँ पर कोई इमेज यहाँ पर हमारे पास है। तो आप मान लो कि ये वाला जो एज है, सपोज ये हमने यहाँ पर चेक किया है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, इवन दो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग फ्लो चार्टिंग, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। सपोज यहाँ पर, तो इसके पास 2 चांस है, या तो यहाँ से कंट्रोल जा सकता है या तो यहाँ पर कंट्रोल जा सकता है। सपोज यहाँ से आपने लिखा यू कैन वोट और यहाँ से लिखा यू कैन नॉट वेट, सो बोथ द केसेस में कहाँ कंट्रोल जा रहा है, यहाँ पर। सो अगर यहाँ पर आएगा यू कैन नॉट वोट, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिनिश पे। इसी तरह से अगर यहाँ पर आएगा यू कैन वोट, तो उस केस में भी कंट्रोल जाएगा यहाँ। दिस आर कॉल्ड लॉजिकल पाथ्स इन प्रोग्रामिंग, यानी कि कौन से पाथ। अब देखो इसकी तुलना करो आप इसके साथ, तो आप देखो यहाँ पर किसी भी तरह का डिविएशन नहीं था, सीधे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, वही मैं आपको बोल रहा हूँ स्पेशल लॉजिक में। लेकिन इस वाले जहाँ पर कोई कंडीशन बेस्ड
हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, तो उस केस में आपका कंट्रोल यहाँ या वहाँ से जा सकता है, जो कि आपने यहाँ पर भी देखा, राइट। एक और तरह का फ्लो चार्ट जो आप देखोगे प्रोग्रामिंग में या एल्गोरिथम देखोगे, या आगे जाके प्रोग्राम्स भी आप देखोगे जिसमें हमें लूपिंग करनी पड़ती है। लूप मीन्स रिपीटिशन जहाँ पर हो। आपको समझ आया? तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रिपीटिशन मीन्स जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि आपने ये वाला स्टेप किया, रिपीट नहीं किया, उसके बाद ये वाला स्टेप किया, ये भी रिपीट नहीं किया दोबारा या तीसरी बार या चौथी बार, इसी तरह से कोई भी इंस्ट्रक्शन रिपीट नहीं हुई। सेम वाज द केस विद दिस एल्गोरिथम, यहाँ पर भी आपने रिपीटिशन नहीं किया। हाउ एवर देयर वुड बी सिचुएशन जहाँ पर आपको चाहिए होगा कि आप रिपीटिशन करो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मोस्ट प्रोबेबली दिस इज एल्गोरिथम विच प्रिंट्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 और अप टू लिमिट। आपको समझ आए? जैसे यहाँ पर इसने दिया है स्टार्ट के बाद इनपुट लिमिट एल से कंसिडर दिस एज 10। एल क्या आप कंसिडर करोगे? 10। तो आई हमने स्टार्ट किया है किससे? 1 से। फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आई का वैल्यू विच इज़ करंटली 1 वो क्या है? ग्रेटर देन एल। एल मीन्स 10 फॉर एग्जाम्पल अगर लिमिट है, तो ये क्या बोल रहे हैं? गो टू स्टेप 8। गो टू स्टेप 8 है स्टॉप। दैट मीन्स चूंकि लिमिट आ चुका है तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जब आई 1 होगा तो आई इज़ नॉट ग्रेटर देन 10 या लिमिट जो भी आपका होगा, तो उस केस में सिंस दिस इज फॉल्स तो कंट्रोल यहाँ जाएगा। आपको समझ आया? तो आउटपुट क्या करेगा? 1। फिर इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू ऑफ आई बाई 1 सो दैट कि आई क्या बनेगा? अब 2। और बोल रहा है गो टू स्टेप 4। यही मेरी रिपीटिशन बोल रहा है, यही हम बोलते हैं लूपिंग इसको, कि जहाँ पर आप कोई चीज़ बार बार एग्जीक्यूट करवाओगे। सो यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? स्टेप 4 पे। अब चूंकि आई का वैल्यू क्या बन गया? 2। 2 इज ग्रेटर देन 10? नो। सो अगेन इट वुड आउटपुट 2 और आई का वैल्यू अब क्या बनेगा? 3। फिर से उसको भेजेगा। सो यहाँ पर मेरे हिसाब से इंस्ट्रक्शन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो क्या हो रहे हैं? रिपीट। आपको समझ आए? अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस वो रिपीट नहीं होते। नॉर्मल सर्कमस्टेंस ये होता है कि आप ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये उसके बाद ये और फिर स्टॉप, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंस्ट्रक्शन नंबर 4, 5, 6 रिपीट हो रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन। एंड वंस इट गेट्स ट्रू देन यू आर गोइंग टू स्टेप 8 और उसके बाद क्या कर रहे हो आप? स्टॉप, राइट। इसी तरह से हमारे पास प्रोग्राम मेथडोलॉजी में आप फ्लो चार्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। फ्लो चार्ट इज़ अ मीन्स टू विजुअली रिप्रेजेंट और प्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा कंट्रोल थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूँगा, जो फ्लो चार्ट आपका होता है वो होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि यहाँ पर आप सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हो, चार्ट्स यूज़ करते हो टू शो फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम, राइट। तो अब ऑब्वियसली जहाँ पर आपको इमेजेस का कॉन्सेप्ट आएगा या सिंबल्स का कॉन्सेप्ट, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिंबल्स मेरे पास यूज़ होंगे। सो दिस सिंबल इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। फिर डिस्टिंग्विश कैसे करोगे आप इनपुट और आउटपुट वो हम देखेंगे। आप लिखते हो इनपुट के टाइम और लिखते हो आउटपुट के टाइम, राइट। दिस इज टर्मिनेटर, राइट, एंड दिस इज डिसीशन। दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट्स और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स प्रोसेसिंग। आपको समझ आया? और बाकी मुझे लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर द टाइम। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, राइट। तो पहला जो एग्जांपल हमने लिया है दैट इज़ अ सिंपल एग्जांपल जो हमने एल्गोरिथम्स में भी अभी देखा था, दैट इज़ टू ऐड 2 नंबर्स। उसमें भी हमने इनपुट किया है n1 और n2। n1 और n2 को ऐड करके किस में डाला है? रिजल्ट s में, फिर आउटपुट के s और फिर फिनिश। ये एग्जैक्टली वही है जो हमने एल्गोरिथम में अभी कुछ टाइम पहले देखा था। आपको समझ आया? सीधे सिक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है। आप देखो, आप s इज इक्वल टू n1 प्लस n2 नहीं कर सकते जब तक आपने n1 और n2 नहीं लिया होगा, इनपुट लिया होगा, राइट। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। इसी तरह से आप आउटपुट नहीं कर सकते s जब तक आपने जनरेट नहीं किया s, राइट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल व्हिच इज कंडीशन बेस्ड। यहाँ पर आपने क्या लिया है? एक नंबर लिया है, फिर आपने देखा है कि अगर n लेस देन 0 है, राइट। तो अभी जब हम सिंबल्स देख रहे थे तो ये वाला सिंबल जो था मैंने आपको बोला कि ये होता है फॉर कंडीशन, यानी कि चेक करनी। जो भी आप इसमें लिखोगे वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता है। सो n लेस देन 0 मीन्स इज n लेस देन 0। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या येस है या नो है। अगर n लेस देन 0 येस है यानी कि ये ट्रू है ये वाली कंडीशन, तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव नंबर और फिनिश पे जाओगे। इसी तरह से अगर नहीं है वो लेस देन, फिर वो क्या है? वो नंबर पॉजिटिव और उस केस में भी आप
फिनिश पे जाओगे। यही मैंने कुछ टाइम पहले भी बोला था, लॉजिकल पाथ से या तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा या तो यहाँ से कंट्रोल जाएगा, और इन बोथ द केसेस कंट्रोल वुड कम टू फिनिश या एग्जिट होगा हमारा प्रोग्राम। इसी तरह से जो मैंने एक और एग्जांपल दिखाई थी जिसे हमने प्रिंट किया था, देखिए ये यहाँ पर प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड लेकिन 5 बार। उसके लिए इसने काउंटर क्या लिया है 1, आई लिया है 1, फिर इसने बोला है आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 अगर है लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि अभी आई क्या है 1, सो 1 इज़ लेस देन 5, तो प्रिंट क्या होगा हेलो वर्ल्ड, राइट। उसके बाद हम आई में इंक्रीमेंट करेंगे, वो क्या बनेगा 2, फिर जाएगा यहाँ, अब आई का वैल्यू यहाँ पर 2 होगा, 2 इज़ लेस देन 5, यस प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। आई बनेगा 3, फिर से यहाँ जाएगा, आई इज़ लेस देन 5। इसी तरह से जब 5 के टाइम, यानी कि जब आई एक टाइम पे क्या पहुंचेगा 5, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, यस तो प्रिंट होगा। लेकिन आई अब क्या बनेगा 6, 6 के टाइम जब ये यहाँ जाएगा 6 लेस देन 5 नो, इक्वल टू 5 नो, तो उस केस में फिनिश पे चला जाएगा। यही मैंने कुछ टाइम पहले आपको बोला था कि एल्गोरिथम के केस में या फ्लो चार्ट्स के केस में बोथ द केसेस आपका जो ये है, चाहे एल्गोरिथम हो या फ्लो चार्ट हो, वो एक टाइम पे टर्मिनेट होना चाहिए। सो आपका हेलो वर्ल्ड कितनी बार भी प्रिंट हो जाए, बार 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 बार, लेकिन एक टाइम पे ये फ्लो चार्ट एंड होना ही चाहिए, राइट। तो लास्ट में जो फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल में हम देखेंगे, वो हम देखेंगे सपोज 1 to 10 प्रिंट करना, हेलो वर्ल्ड नहीं, इस टाइम हम नंबर आई का जो वैल्यू है वो प्रिंट करें, आई 1 है, आई लेस देन 10, यस तो प्रिंट क्या करेगा आई, राइट। फिर जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर आप एक मिस्टेक देख सकते हो कि आई को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया है, तो ये वो यहाँ पर आप ऐड करोगे वो वाला स्टेप, जैसे पीछे मैं ले जाऊँगा, तो ये वाला जो स्टेप है ये मुझे लगता है मिसिंग है इसमें, तो ये वाला आप स्टेप यहाँ पर ऐड करोगे, सो दैट कि आई क्या बनेगा, आप आई बनेगा 2, तो 2 इज़ लेस देन 10, यस तो प्रिंट करेगा ये, और आई बनेगा 3, 3 इज़ लेस देन 10, यस। तो एक टाइम पे आई जब वैल्यू क्या होगा 10, 10 इज़ लेस देन 10, वो फॉल्स हो जाएगा, तो नो की तरफ चला जाएगा कंट्रोल, और फिर कहाँ जाएगा फिनिश पे। इसके बाद देखेंगे हम सिंटेक्स क्या होता है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बोला कि वाइल डूइंग फ्लो चार्टिंग इन एल्गोरिथम्स, तो आपको किसी पर्टिकुलर तरीके में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स हैं वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं होते, वो कॉपी पे आप लिख सकते हो या बोर्ड पे लिख सकते हो या इवन ज़ुबानी आप बोल सकते हो, लेकिन कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट नहीं करना होता है वो। लेकिन जब सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है तो वो एग्जीक्यूट हमेशा होता है कहाँ पर, कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर चूँकि एक मशीन है, उसको एक डेफिनेट सिंटैक्स, एक तरीका होता है जिसमें कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके कंपाइलर में ऑलरेडी फीड हो चुका होता है वो तरीका कि इस तरीके में यूज़र लिखेगा, और वो उसको उसी तरीके से कंपाइल या चेक करता है। तो सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रेफर्स टू द सेट ऑफ rules that defines the combination of symbols, punctuation, etc. जो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हो, या सिंपली अगर हम बोलें कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज भी जो हम आपस में बोलते हैं, वो कैसे लिखी या पढ़ी जाती है उसको हम उस लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलते हैं। तो इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग का भी एक डेफिनेट सिंटैक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी है, इवन दो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया सी, तो मैं आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ कि अगर आपको प्रिंट करना होगा हेलो फॉर एग्जांपल, या कोई भी चीज़ अपने सी प्रोग्राम के थ्रू, तो आपको एक फंक्शन जो कि हम आगे देखेंगे लिखनी होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंट एफ। और यहाँ पर ख्याल रखना है कि पी स्मॉल है और स्मॉल, यानी कि स्मॉलर केस में लिखना है प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट्स में और फिर कोट्स में वो वाला स्ट्रिंग या वो वाला मैसेज या जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप कोट्स में, डबल कोट्स में लिखते हो। और यहाँ पर मैंने इसको लिखा है करेक्ट, सो दिस शुड बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर आप लास्ट पे देख सकते हो कि मैंने एक सेमीकोलन जो कि फुल स्टॉप का काम करता है, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप का जो काम है वो यहाँ पर टर्मिनेटर का काम आपको सेमीकोलन देता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। आपको समझ आया? अच्छा, अब मैंने दूसरी एग्जांपल में क्या किया है, हेलो को बाहर लिखा है और प्रिंट एफ को अंदर लिखा है, विच वुड बी ऑब्वियसली रॉन्ग, तो इसको मैंने लिखा है इनकरेक्ट। इसी तरह से इसको मैंने लिखा है इनकरेक्ट। यहाँ पर मसला क्या है, मैंने प्रिंट लिखा है इंस्टेड ऑफ
प्रिंट एफ। इसी तरह से यहाँ पर प्रिंट एफ तो मैंने ठीक लिखा है, लेकिन हेलो लिख के फिर दूसरा कोड जो है वो मैंने नहीं डाला या सेमीकोलन नहीं डाला लास्ट में, सो ये क्या होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। आपको समझ आए? अब जो चीज़ नेक्स्ट आप पढ़ोगे वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टोकन्स ही होते हैं जिसका आप जो सी प्रोग्राम है वो बना होता है टोकन्स का ही। तो उस टोकन्स में ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कि कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं एंड सो ऑन। तो लेट्स टेक देम वन बाय वन। तो कीवर्ड्स जो आपके होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम और इमेज। सो ऑटो, डबल, इंस्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ ऑर्डिनरीली नहीं कर सकते हो फॉर सर्टन थिंग्स, क्योंकि इनका एक रिजर्व्ड मीनिंग होता है सी के लिए, यानी कि सी इनको पहचानता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। यानी कि जब कल को आप एक सी प्रोग्राम लिखोगे, वहाँ पर आप लिखोगे इंट, इट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, एल्स को इट इज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है ना। दूसरी जैसे अभी हमने देखा प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इवन दो इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ नॉट ए कीवर्ड, तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है कि प्रिंट करना, तो आप किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। इसी तरह से आइडेंटिफायर्स, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफायर्स मीन्स जो आइडेंटिफाई करे, ठीक है ना। यहाँ पर आइडेंटिफायर्स होते हैं नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होते हैं, जो कि अभी हम कुछ टाइम बाद देखेंगे। इसी तरह से फंक्शंस के भी नाम हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं। जैसे प्रिंट एफ जो फंक्शन है उसका आइडेंटिफायर, क्योंकि वो आइडेंटिफाई होता है इस वर्ड से, प्रिंट एफ वर्ड से, राइट। इसके यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये सपोजिटली एक मेमोरी लोकेशन है जिसका कि नाम हमने क्या रखा है, ए। सो दिस मेमोरी लोकेशन विल बी आइडेंटिफाइड बाय दिस ए। व्हेनेवर वी विल से ए, इट मीन्स दिस मेमोरी लोकेशन। अब मेमोरी लोकेशन का रखना तब तक कारआमद नहीं है जब तक आप उसमें कोई वैल्यू नहीं रखोगे। सो इन केस ऑफ सी, वी फॉर एग्जांपल राइट ए इज इक्वल टू 10, इट मीन्स you are assigning a value of 10 to the memory location A, and this 10 would go here. So whenever I would try to print A, it would print 10 and so on, राइट। अब समझ। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट जो लिखा है इसने, कॉन्स्टेंट्स आर वैल्यूज दैट डोंट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पर जो 10 है वो चेंज नहीं होगा, 10 वुड ऑलवेज बी 10। हाउएवर इफ आई राइट ए इज इक्वल टू 20, नाउ दिस 10 वुड बी रिटर्न ऑफ, और उसमें ए में अब 10 की जगह क्या चला जाएगा, 20। सो व्हेन एवर आई विल से ए नाउ, इट वुड बी नाउ 20 इंस्टेड ऑफ 10। आपको समझ आया? तो इट इज़ द वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं, और कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो वैल्यूज वही होते हैं जो वो है, जैसे 10 10 है, 20 20 है एंड सो ऑन। आपको समझ आया? इसी तरह से जो नेक्स्ट आप देखोगे कि स्ट्रिंग्स आपके हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, आपने प्रिंट किया था हेलो, हेलो वाज है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, तो वही एक स्ट्रिंग था जो कि आपने डबल कोट्स में वहाँ पर लिखा था। इसी तरह से कमेंट्स होंगे हमारे प्रोग्राम में, ये सारे हम टोकन्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो कमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कि आप कहीं पर लिखोगे हियर आई एम एडिंग 2 नंबर्स, हियर आई एम डूइंग दिस, जो ना आप खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिखोगे, या प्रोग्रामर्स को समझाने के लिए दूसरे प्रोग्रामर्स को, इसको कि आप डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हो, ठीक है ना। सपोज मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर मैंने कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाया, फिर मैंने स्विच किया दूसरी कंपनी में, लेकिन जब मेरी जगह वहाँ पर पिछली कंपनी में दूसरा बंदा आएगा, उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आउटगोइंग एम्प्लॉय है या प्रोग्राम है उसने यहाँ पर क्या किया है। सो दैट इज़ वाई मैं वहाँ पर लिखता हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन में या इस फंक्शन में मैंने ये किया है, सो दैट कि उसको पता चले कि मेरा लॉजिक इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे जा रहा है। तो उस हिसाब से वो वही फॉलो कर सकता है, फिर चेंजेस कर सकते हैं, और वो खुद अपने कमेंट्स उसमें ऐड या डॉक्यूमेंटेशन ऐड कर सकते हैं, राइट। सेमीकोलन भी मैंने अभी आपको बोला था कि ये टर्मिनेटर जो है रिप्रेजेंट करता है एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इसी तरह से वाइट स्पेस मीन्स यहाँ पर जैसे आपने बीच में स्पेस डाली है, ए और इज इक्वल टू के बीच में स्पेस, और यहाँ पर आपने स्पेस, ठीक है ना। किसी पॉइंट पे ज़रूरी होती है, किसी पॉइंट पे ज़रूरी नहीं होती है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 10 सीधे भी लिखूँ विदाउट वाइट स्पेसेस तो वो भी चलेगा, लेकिन जनरली हम जैसे इंग्लिश में भी थोड़ा स्पेस डाल के बिटवीन वर्ड्स, वो फिर प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है, या वो दिखने में अच्छा होता है, इसलिए हम डालते हैं वाइट स्पेसेस, ठीक है ना। और जहाँ पर ये ज़रूरी है डालना, वहाँ पर ये जैसे आप लिखोगे 2 टोकन्स अलग अलग, उसके बीच में स्पेस होना चाहिए, अदरवाइज वो फिर एक ही टोकन लगेगा विच वुड जनरेट एरर लेटर ऑन, ठीक है ना। इसी तरह से आपके ऑपरेटर्स हो सकते हैं जो कि सिंबल्स होते हैं दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज और ऑपरेंड्स, ठीक है ना, जो कि आगे जाके हम देखेंगे। तो ये सारे आपके पास क्या है,
टोकन्स, राइट। तो टोकन्स को कंटिन्यू करते हुए हम एक इंस्ट्रक्शन देखेंगे या एक छोटा मोटा प्रोग्राम देखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें मैंने प्रिंट किया है प्रिंट एफ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। ठीक है ना, इतना ही नहीं है, अब मैंने एक ही इंस्ट्रक्शन लिखा है। सो इन दिस एग्जाम्पल द इंडिविजुअल टोकन्स आर, ये जो आपका है ना, ये आपका कमेंट है। देखो कमेंट आपको देखना है कैसे लिखते हैं, डबल स्लैश से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एक ही लाइन के लिए हम लिखते हैं, यानी कि हर कमेंट लाइन के लिए वो अलग अलग। अगर आपका कमेंट है वो मल्टीपल लाइंस पे क्या करता है स्पैन, तो आपको इससे स्टार्ट करना है और जितनी भी लाइंस फिर आपने लिखी लास्ट में आपको ये डालना है। ठीक है ना, हालांकि यहाँ पर मैंने एक ही लाइन के लिए यूज़ किया है। यू कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपल लाइन्स। सो दिस इज़ योर कमेंट, दिस इज़ योर आइडेंटिफायर। कौन सा? प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आपका आइडेंटिफायर है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है एक फंक्शन को, राइट। दिस इज स्पेशल सिंबल, दिस इज अ स्ट्रिंग, जो कि मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये अगेन एक स्पेशल सिंबल है, और ये आपका सेमीकोलन है या टर्मिनेटर है। तो इसी तरह से ये मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया था, लेकिन इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स, और उसमें ऑब्वियसली टोकन्स, सेट ऑफ टोकन्स वुड बी मच लार्जर। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंबल्स जो हेल्प करते हैं हमें आइडेंटिफाई करने में ऑपरेशन कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लस देखोगे तो आपको पता है एडिशन होने वाला है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस एंड सो ऑन। दिस आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो वो भी हमारे टोकन्स में शामिल होते हैं। तो मैंने रेफरेंस के लिए ये दो वेरिएबल्स यानी कि ए और बी रखे, उनका वैल्यू 20 और 10 रखा है, राइट। सो द फर्स्ट सेट ऑफ ऑपरेटर्स जो आपके पास होते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट का मतलब होता है किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना या किसी मेमोरी लोकेशन पे किसी वैल्यू को भेजना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 20, इट सिंपली मीन्स दैट वी आर असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ 20 टू अ वेरिएबल कॉल्ड a। जो a मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक मेमोरी लोकेशन होगा जहाँ पर आप ये वैल्यू 20 भेज रहे हो। सो यू कैन सी इट हेयर ऑल्सो। ये मेरे पास एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें आपने 10 या 20 स्टोर किया है। इसी तरह से एक और मेमोरी लोकेशन बी है, जिसके लिए हम लिख सकते थे बी इज इक्वल टू 10, और उसमें क्या चला जाता 10। आपको समझ आया? सो दिस इज सिंपल इज इक्वल टू जब हम यूज़ करते हैं तो आप प्लस इज इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो। प्लस इज इक्वल टू का मतलब होता है कि उस टाइम भी असाइन होता है एक वैल्यू एक वेरिएबल में, लेकिन कोई वैल्यू बढ़ा के। जैसे मैं यहाँ पर देखूँगा ए प्लस, अगर मैं लिखूँगा ए प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। दैट मीन्स ए का जो करंट वैल्यू है वो क्या है 20 प्लस 5, that would be 25 and 25 would be the new value of a। so यहाँ पर क्या चला जाएगा by virtue of this statement, वहाँ पर 25 चला जाएगा। समझ आया? तो simply a plus is equal to 5 means a is equal to a plus 5। इसी तरह से माइनस इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू, इसके लिए आप देख सकते हो कि आपकी मतलब आंसर आपका क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अगर मैं लिखूँगा ए माइनस इज इक्वल टू 5 यहाँ पर, तो उसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू ए माइनस 5। उसका मतलब होता है जो ए का वैल्यू है 20, उसमें से माइनस करो 5, वो कितना होगा 15। तो 15 असाइन होगा ए में। ख्याल रखना है आपको असाइनमेंट के टाइम आपको यहाँ का वैल्यू राइट हैंड साइड का वैल्यू देखना है, वो क्या है, वो असाइन होता है इस जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल आपका होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपका वेरिएबल होगा। अगर आप लिखते हो 20 इज इक्वल टू ए, दैट वुड बी रॉन्ग, वो एक एरर है, वो एक एरर कंडीशन है। जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको सिंटेक्स में बोला था कि कुछ रूल्स है, इसी तरह से ये भी यहाँ पर एक रूल है कि वेरिएबल इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, और जो उसका वैल्यू है या जो आप वैल्यू असाइन करते हो उसको वो राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि पहले या किसी भी जगह पे पहले आपको जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 इज़ अ डायरेक्ट वैल्यू विच यू आर असाइनिंग टू ए, बट हेयर यू विल हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज a plus 5, देन whatever value it is that is to be assigned to a। इसी तरह से माइनस के केस मैंने आपको बोला इंटू इज इक्वल टू मीन्स ए इज इक्वल टू ए इंटू 5, इसी तरह से डिवाइड का भी। ठीक है ना? तो इन दो में जो ये है जैसे आप चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको वो दिखाता हूँ इनमें डिफरेंस के जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, यानी कि इस डिवाइड और मॉड में, या मॉडलो डिवीजन इसको हम बोलते हैं। ये डिवीजन नॉर्मल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड मॉडलो डिवीजन और मॉड सिंपली। आपको समझ आए? तो नेक्स्ट सेटअप जो ऑपरेटर्स है वो वही है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडलो डिवीजन आता है। प्लस इज एन ऑपरेटर विच सजेस्ट स्विच ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है?
एडिशन यहाँ पर ऑपरेशन है, प्लस एक ऑपरेटर है जो कि हमें बोलता है कि एडिशन करना है. सो विद रेफरेंस टू दीज टू सेल्स अगर हम लिखेंगे a प्लस बी इट वुड बी 30, a माइनस बी इट वुड बी 10, a इंटू बी इट वुड बी 200. a डिवाइड बाई, यहाँ पर आप ख्याल रखो, a डिवाइड बाई b वुड बी 20 डिवाइड बाई 10 इट वुड बी 2. सो कोशेंट इस डिवीजन के केस में आपका जो आंसर आता है वो होता है कोशेंट. आपको समझ आए. इस केस में जब आप परसेंट साइन यूज़ करते हो तो आपका जो आंसर आता है वो आता है रिमाइंडर. सो इन दिस केस ए दिस परसेंट साइन बी और a mod b would be 20 mod 10 and it would be 0 because the remainder in this case is 0. आपको समझ आया. तो डिवीजन के केस में कोशेंट और इसके केस में आंसर आता है रिमाइंडर. दोनों केसेस में क्या होता है, डिवीजन होता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो नेक्स्ट आपका है रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स एज यू कैन सी एज द नेम सजेस्ट कि आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है या सेट ऑफ ऑपरेटर्स से रिलेशन देखते हैं या कंपेयर करते हैं ऑपरेटर्स को, राइट. सो इज इक्वल टू वुड बी व्हेन यू आर कंपेयरिंग. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपने एक ही इज इक्वल टू क्यों यूज़ नहीं किया, बिकॉज दैट इज़ रिजर्व्ड फॉर असाइनमेंट. जो कि आपने अभी कुछ स्लाइड पहले देखा कि एक इज इक्वल टू जब आप यूज़ करते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, असाइनमेंट को. तो जब आपको कंपेयर, इफ़ यू हैव टू राइट कि क्या ए और बी बराबर है, सो यू विल राइट इफ़ ए इज इक्वल टू बी. तो इक्वालिटी इससे ग्रेटर देन मीन्स अगर एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल से बड़ा है, ठीक है ना. ये भी वही करता है लेकिन इक्वालिटी बी इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे बड़ा या बराबर. इसी तरह से ये लेस देन इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, ठीक है ना. सो नॉट इक्वल टू के केस में आप लिखोगे इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी एंड सो ऑन, राइट. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है एंड और नॉट है, एंड और नॉट है, ठीक है ना. ये हम थोड़ा आगे देखेंगे जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ पे जाएंगे तब हम इंशाल्लाह को डिटेल्ड देखेंगे, राइट. तो इसी तरह से नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी में वो है डेटा टाइप्स का. डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ एंड साइज ऑफ द डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल. जैसे आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि ए में आपने क्या डाला है 20. सो व्हाई इजंट देयर जी और एम और एक्स या 5.14 एंड सो ऑन, ठीक है ना. वैसा कुछ डेटा. सो ये बेसिकली डिटरमिन करता है डेटा टाइप किसी वेरिएबल का कि वो क्या डेटा स्टोर कर सकता है. वी हैव टू काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स प्राइमरीली. तो पहला है प्रिमिटिव और दूसरा है डिराइव्ड. प्रिमिटिव जो आपके पास डेटा टाइप्स होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सी में, यानी कि फंडामेंटल टाइप्स आपके होते हैं. ये जो डिराइव्ड होते हैं ये इन्हीं प्रिमिटिव से फिर डिराइव होते हैं. आपको समझ आया. तो ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स है प्राइमरी और प्रिमिटिव डेटा टाइप सी में. कैर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स और इंट, यही मैं बोल रहा था ना किस टाइप का डेटा आपके वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं. इंट मीन्स ये करेगा रिप्रेजेंट क्या, इंटीजर्स को. इसी तरह से फ्लोट या डबल ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को. ये जो फ्लोट और डबल है ये बेसिकली वो डेटा स्टोर, वो न्यूमेरिक डेटा स्टोर करते हैं जो जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है लाइक 3.14 5.28 एंड सो ऑन, ठीक है ना. जबकि इंटीजर जो होता है ये भी न्यूमेरिक डेटा होता है बट ये नॉन डेसिमल जिसमें पॉइंट वाला डेटा ना हो, जैसे 111 512 एंड सो ऑन, ठीक है ना. इसी तरह से वाइड थोड़ा सा आगे आप देखोगे इट बेसिकली इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ. अब ये इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे. फॉर द टाइम बिंग ये आप छोड़ सकते हो. तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है साइज या रेंज क्या होता है इन डेटा टाइप्स का. जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले मैं क्लियर करूँ कि अनसाइंड और साइंड ये होता है कि कभी कभी आपके पास जो डेटा होता है उसके साथ क्या होता है साइन भी, ठीक है ना. जैसे +5 एंड -5 इसमें आप नए साइन भी साथ रखा है. अनसाइंड का मतलब होता है जहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे बिटवीन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, यानी कि आपको बस वैल्यू दिया गया होगा और आप उसी पे कंसंट्रेट करोगे, उसी से काम आपका चल जाएगा. नॉट नेसेसरली कंसंट्रेटिंग ऑन द साइन ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर्स. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो आपका कैर है ना, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा इट इज़ यूज्ड टू स्टोर नंबर्स या कैरेक्टर्स, जहाँ पर आपको किसी वेरिएबल में, जैसे मुझे अपना जेंडर या यूज़र को एंटर करना है जेंडर क्या, वो भी एम और एफ, एम फॉर मेल एफ फॉर फीमेल फॉर एग्जांपल. तो ये एक ही कैरेक्टर है, राइट. तो इसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप चूज़ करोगे, कैर. आपको समझ आया. सो कैर जो आपका है फिलहाल आप अनसाइन लो. कैर आपका उसका जो साइज़ है वो है 1 बाइट,
ठीक है ना। एक बाइट आपको पता होना चाहिए कि 8 बिट्स का होता है। तो रेंज जो है ना इसका वो है 0 to 255। आपको समझाया। इस वाले एग्जाम्पल में आपको बोलूँगा जो टोटल रेंज आपका होता है वो होता है 2 raised to power number of bits minus 1। नाउ 2 तो ऐसे ही है, नंबर ऑफ बिट्स क्या है यहाँ पर 8, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 2 रेज पर 8 माइनस 1, अगर आप वो देखोगे ना 2 रेज पर 8 माइनस 1 आता है 255, तो वही इसने लिखा है 0 to 255 आप स्टोर कर सकते हो कैरेक्टर्स। आपको समझ आया? आपको समझ आया? तो 0 से लेकर 255 तक। लेकिन आप देख सकते हो कोई भी प्लस या माइनस, जैसे आप दूसरे इस रो में देखोगे कि माइनस है प्लस है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑफ अनसाइंड। ठीक है ना। अब इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। फॉर एग्जांपल अनसाइंड इंट, इसमें कितने बाइट्स हैं? इसमें 2 बाइट्स, वो कितने हो गए? वो हो गए 16 बिट्स। तो आप को जो इसका रेंज निकल के आएगा वो आएगा 2 रेज पावर 16, number of bits is 16 minus 1, so that would be 2 raised power 16 minus 1, वो आपको इतना आएगा। ठीक है ना। अब आप कंसंट्रेट करो, अगर आपके पास क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर आप देखोगे साइंड में ये क्यों काम हो गया है, यहाँ पर 255 यहाँ पर 128, देखो क्यों, क्योंकि जो आपका साइंड वाला पार्ट होता है ना, साइंड वाला जो वैल्यू जिसमें आपको साइन कंसिडर करना है, उसमें आप एक बिट आउट ऑफ दोज 8, एक बिट जो है आप किसके लिए रिजर्व करते हो? साइन के लिए, राइट। 1 फॉर नेगेटिव एंड 0 फॉर पॉजिटिव। तो 2 रेज पर 7 ही मेरे पास, अब कितने बिट्स बच गए? 7। सो द रेंज वुड कम डाउन टू 2 रेज पर 7 माइनस 1 विच इज़ 128, बिकॉज 1 बिट इज रिजर्व फॉर साइन। इसीलिए इसने लिखा है -128 तो ये, यानी कि ये अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे ये 0 से होता हुआ नेगेटिव की तरफ जाएगा टुवर्ड्स 128 और राइट साइड में टुवर्ड्स पॉजिटिव 127 तक चला जाएगा। सेम लॉजिक इज फॉलोड फॉर द अदर डेटा टाइप्स एज वेल। अगर आप देखोगे ना नंबर ऑफ बाइट्स, फिर अकॉर्डिंगली आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखोगे तो होपफुली आपको समझ आएगा। तो इसके लिए जो ये ई वगैरह यहाँ पर दिया गया है, एक्सपोनेंट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये फिलहाल आप स्किप कर सकते हो, ये आगे जाके आपको समझ आएगा। दिस इज बेसिकली अ डबल पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम इसको बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको शायद समझ ना आए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का या डिक्लेरेशन का। ठीक है ना। तो वेरिएबल जो आपका होता है वो होता है नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। जैसे अभी आपने लिखा था ए, तो वो जो ए वेरिएबल है वो उस लोकेशन का नाम था ए। ठीक है ना। तो हम लोकेशंस का नाम रखते ताकि वो क्या हो जाए? आइडेंटिफाई। इसीलिए हमने कुछ टाइम पहले देखा था आइडेंटिफायर्स का भी कॉन्सेप्ट। सो वेरिएबल इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है उस स्पेस को या उस लोकेशन को। ठीक है ना। अब देखो आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं। पहले टाइप लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? वेरिएबल का नाम। एग्जाम्पल आपका है, अगर मैं लिखूंगा इंट नम, इसका मतलब होता है ये डिक्लेयर करेगा एक नाम की सेल या एन नाम की, जो भी आप रखोगे, लेकिन उसका टाइप क्या होगा? इंट। अब इंट मैंने अभी बोला कि वो क्या कर सकता है? स्टोर खाली पॉइंटलेस डेटा जिसमें पॉइंट ना हो, न्यूमेरिक लेकिन जिसमें पॉइंट ना हो। इसी तरह से कैर जी अगर आप लिखोगे दैट वुड डिक्लेयर है वेरिएबल नेम जी ऑफ द टाइप ऑफ कैर। सो जी सेल में आप क्या खाली भेज सकते हो? कैरेक्टर्स। और इस नाम वाली सेल में आप क्या भेज सकते हो? न्यूमेरिक, वो भी बिना पॉइंट वाला डेटा। एक और कॉन्सेप्ट इसमें रिलेटेड है वो है असाइनमेंट का, इनिशियलाइजेशन का, कांस्टेंट का। जो आप वैल्यू भेजते हो ना 10 किसी वेरिएबल में, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये शायद हम पहले भी देख चुके हैं। सो 10 हियर इज अ कांस्टेंट, num here is the variable, right? So the statement this initialize or assigns a value of 10 to m। इसी तरह से आप इस g में क्या डाल सकते हो? कोई कैरेक्टर्स like g is equal to m, right? Now if I write num is equal to 20, this is assignment not initialization। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप पहली बार कोई वैल्यू डालते हो किसमें? किसी सेल में, यानी कि इससे पहले हमने वैल्यू नहीं डाला था कोई, उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। असाइनमेंट तो है ही, लेकिन उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वैल्यू फॉर दैट वेरिएबल। तो नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट आप करोगे ना असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स ही होंगे, इनिशियलाइजेशन नहीं होंगे। आपको समझ आया? तो दिस नाम इज इक्वल टू 20, या आगे जाके मैं लिखूंगा नाम इज इक्वल टू 30, या कोई और वैल्यू असाइन करेंगे, वो सारे असाइनमेंट्स होंगे, ना कि इनिशियलाइजेशन। तो आपका खाली ये स्टेटमेंट जो है वो इनिशियलाइजेशन है, राइट?